हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबसे पहले आएंगे इसके भौतिक गुणों या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहले देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, जो इसका पहला मेंबर है एल्डिहाइड्स का, ये गैस है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और इसका जब 40% सॉल्यूशन है उसे अपन कहते हैं फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन अपने लैब में भी काम आता है। एसिड एल्डिहाइड है नेक्स्ट मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड्स में। ये एक लो बॉइलिंग लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। C3 कार्बन से लेकर C11 तक के जो एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स, ये लिक्विड्स होते हैं, और हायर मेंबर्स जो हैं इसमें एल्डिहाइड्स में वो सॉलिड होते हैं। इनके अडर की तरफ चलिए, स्मेल या अडर। लोअर एल्डिहाइड्स जो हैं इनकी प्लेजेंट स्मेल नहीं होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। हायर एल्डिहाइड्स जो हैं, उच्चतर एल्डिहाइड्स, उनकी जो गंध है बिल्कुल चेंज हो जाती है और एक फ्रूटी फलों जैसी इसमें गंध आती है। इसके विपरीत जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स की जो खुशबू है अच्छी प्लेजेंट अडर होती है, इसके अंदर अच्छी खुशबू होती है, और इसी कारण इनकी जो प्लेजेंट अडर होती है या खुशबूदार कंपाउंड्स होते हैं कीटोन्स, तो उन्हें अपन परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं। दोनों जो बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों का इनकी डेंसिटी कम होती है, वाटर से बहुत ही कम डेंस होते हैं, डेंसिटी वाटर की इनसे ज़्यादा होती है। लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो रीज़न है इनके सॉल्युबिलिटी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दूसरा रीज़न भी क्या है कि हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हायर जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं 5 और मोर कार्बन की, उनकी सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, चेन बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और जो हायर एल्डिहाइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। इधर देखिए, जैसे अपन ने एल्डिहाइड लिया वाटर के साथ, OH हाइड्रेट फॉर्मेशन हो गया। इस हाइड्रेट फॉर्मेशन के बाद देखिए X मोल्स ऑफ वाटर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रेट फॉर्मेशन के कारण एल्डिहाइड्स जो लोअर होते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, दोनों की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जानते हैं कार्बोनिल जो है फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है, पोलर कंपाउंड हो गया, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है। इस पोलैरिटी के कारण तो ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, ये दूसरे कार्बोनिल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और इस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए अपने को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए या ये एसोसिएशन तोड़ने के लिए आपके काम में आती है। ये अंतःआण्विक जो बंधन है इसको तोड़ने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसमें देखिए ये पोलर है कंपाउंड, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप में और नेगेटिव चार्ज, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है डायपोल मूवमेंट की वो ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इस डायपोलर स्पेशियस। इस डायपोलर स्पेशियस के कारण, चूँकि ये दोनों रेजोनेंस में रहता है, तो इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसके कारण अपना डायपोल मूवमेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट अपन पढ़ ही चुके थे, हायर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट जो है वो है स्टेबिलिटी। ये अपने मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पिछली स्लाइड में भी देखा था।
ये इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। स्टेबिलिटी देखिए, अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है, वो क्या है, जहाँ भी आपके एल्किल ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप क्या करेगा, कार्बोनिल को अपने कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आप देखिए कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, जो ये ग्रुप लगे होंगे साथ में, ये क्या करेंगे, जो ग्रुप अब इसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो जैसे इसमें एल्किल ग्रुप्स लगे, एल्किल ग्रुप्स क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जिससे कि इसका जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो पूरी होती जाएगी, तो इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब इसके अंदर देखिए सबसे पहला मेंबर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता आपके, कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं होता। दोनों जो वैलेंसी है कार्बोनिल ग्रुप की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती हैं। तो सबसे कम जो या रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की, और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। फॉर्मल्डिहाइड के बाद अपना जो अदर एल्डिहाइड्स हैं उसमें क्या होगा, एक आर ग्रुप होगा यहाँ पर और एक एच होगा। तो आर ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसके कारण क्या है कि एल्डिहाइड्स जो हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, उनकी क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसके अपेक्षा क्या है, कीटोन्स, कीटोन्स की स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कीटोन्स के अंदर दोनों एल्किल ग्रुप हैं और दोनों प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे या इसकी कमी जो है उसको पूरा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी या सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, कीटोन्स की, फिर एल्डिहाइड्स, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें देखिए जो आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पार्शियल आपके पोलर कंपाउंड है। कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वैसे ही आपके कार्बोनिल ग्रुप क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होंगी, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन होता है। जहाँ भी पाई बॉन्ड्स हैं वहाँ पर कैसा होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। और कौन सा योगात्मक होगी, अब देखिए कौन अटैक करेगा पॉजिटिव पे, नाभिक स्नेही। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें होती है। समझ गए, कार्बन पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही आक्रमण करता है पहले स्टेप में, और फिर अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और अपन को प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है ये दिखा रही है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है, हैज पोलर कैरेक्टर, सो द कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज। अब इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब जब कार्बन पे कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी होगी, नाभिक स्नेही इस पे आक्रमण करेगा। ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में जो कि फास्ट है, ये स्टेप स्लो होगा, और फिर फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स ने ही इस पे जुड़ जाएगा। तो देखिए ये अपना बता ही दिया, ये पोलर कैरेक्टर है जिसके कारण ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो रही है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ये इसकी क्रियाविधि है, कॉमन क्रियाविधि है, सभी पर ये लागू होगी। तो देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो पदों में अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, चूँकि कार्बन इलेक्ट्रॉन आपका पुअर है, इलेक्ट्रॉन अपने नहीं है इसमें, तो ये नाभिक स्नेही आके करेगा अटैक। ये स्लो स्टेप होगा और इसे कहते हैं वेग निर्धारण पद। और न्यूक्लियोफाइल आके इस पे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये अपना इस तरीके का एक इस फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप होगा, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स ने ही आके जुड़ेगा H, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने कौन सा है, प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ और अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा।
तो ये 2 स्टेप में अभिक्रिया हो रही है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट स्टेप है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, ये क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, बेस कैटेलाइज्ड भी, दोनों तरह की अभिक्रिया हो सकती है। और दोनों ही अभिक्रियाओं की थोड़ी मैकेनिज्म शॉर्ट में अपन बता दें। जैसे पहला है एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अम्ल उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इसमें कार्बोनिल लिया, एसिड कैटेलाइज्ड है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके प्रोटॉन जुड़ जाएगा। अब ये जो है ऑक्सीजन अपने यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये दोनों जो है अपने रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और फिर क्या होगा, इस पे आपके आके नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर लेगा और ये जुड़ जाएगा। जो नेक्स्ट है जो ये तो एसिड कैटेलाइज था, और दूसरा है बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपका क्षार उत्प्रेरित नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अपना रिएजेंट बेस लिया। बेस क्या करेगा, सबसे पहले इससे प्रोटॉन ले लेगा न्यूक्लियोफाइल से, रिएजेंट में ही अपना न्यूक्लियोफाइल से और वाटर और न्यूक्लियोफाइल अपना फ्री हो गया, ये सीधा इस पे अटैक कर लेगा। पहले स्टेप में एसिड कैटेलाइज में प्रोटोनेशन हुआ था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा था। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर अपने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और फिर इसमें से वाटर में से, जो कि अपने किस में चला गया, प्रोटॉन, यहाँ देखिए वाटर में है, ये वाटर में से प्रोटॉन दोबारा लेगा यहाँ पर H, और H यहाँ पर जुड़ जाएगा और OH माइनस निकल जाएगा और अपने को अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट वही है, थोड़ी सी मैकेनिज्म में अंतर है। एसिड कैटेलाइज्ड में अपने पहले प्रोटोनेशन हो रहा है और उसके बाद नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है, जबकि बेस कैटेलाइज्ड में प्रोटॉन पहले ही निकल जाएगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स की, अपन ने दोनों तरह की रिएक्टिविटी पढ़ी है। अब देखिए कौन से फैक्टर्स इसको रिएक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस उसमें होगी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी के लिए क्या चाहिए कंडीशन, अपना जो कार्बन है जहाँ पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। नाभिक स्नेही उतनी ही आसानी से आक्रमण करेगा जबकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से होगी। देखिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आप इसमें देखिए बीच में बन रही है जो, उसमें चार ग्रुप आपके अटैच्ड हैं। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो ये आसानी से ग्रुप आपका अटैक नहीं कर पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट, इसके अंदर सबसे पहले देखिए द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर देगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करते ही क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी या स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन ने पहले वाली स्लाइड में भी देखा था प्लस आई इफेक्ट, इस पे तो आर ग्रुप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आर ग्रुप आया ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर देगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, कीटोन, क्योंकि कीटोन पे 2 ग्रुप्स हैं आर ग्रुप्स और प्लस आई इफेक्ट उस पर डबल लगेगा और उससे कारण इसकी डेफिशिएंसी कम होती जाएगी और स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक इफेक्ट है एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। देखिए इसमें steric crowding in the transition state resists the attack by a nucleophile and hence the addition slows down.
अब इसके अंदर देखिए 2 एल्किल ग्रुप्स अगर आपने बड़े साइज़ के ले लिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा और नाभिक स्नेही जो यहाँ पर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। उससे क्या होगा, रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। ये देखिए इसमें टेट्राहीड्रल ट्रांजिशन स्टेट होती है तो ये ईजिली नहीं बनेगी और ये आपका देखिए इंटरमीडिएट टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट है, ये इजीली नहीं बन पाएगा। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग कीटोन्स, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी, 2 मीथिल ग्रुप्स हैं इसमें आपके यहाँ आया सबसे ज़्यादा। देखिए एसीटोन ले लो, एसीटोन के बाद हमने क्या करा, एक जो मीथिल ग्रुप है इसका इथिल से कर दिया, इथिल में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो कीटोन्स के अंदर ही देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते ही इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई और अगर दूसरा भी इथिल ग्रुप से कर दिया तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो एसीटोन, फिर आपके इथिल मिथिल कीटोन और फिर डायइथिल कीटोन। अब इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, -I इफ़ेक्ट वाले अगर इसमें लगा दें ग्रुप, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रो ग्रुप ले लिया, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर जैसे Cl लिया, Cl की रिएक्टिविटी, इसके बाद होगा Cl और सबसे कम होगा जिसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे ही -I ग्रुप का आपका इंट्रोड्यूस होगा सब्स्टिट्यूएंट तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब देखिए अपन रिएक्टिविटी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होता है। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो एरिल ग्रुप है वो -I इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल एल्डिहाइड है जैसे C डबल बॉन्ड OR, तो अपन ने मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिया तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बन चूँकि अपने कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये अपने डीलोकलाइज पहले ही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए, शिफ्टिंग, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में चला गया, इस तरीके से पूरा का पॉजिटिव चार्ज पहले ही अंदर चला गया। तो ओरिजिनल जो एल्डिहाइड्स और कीटन्स हैं वो खुद ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ही हो जाएंगे तो देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ तो रहा ही नहीं, वो तो बेंजीन रिंग पे आ गया। तो इसकी रिएक्टिविटी तो कब ज़्यादा थी, जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही कम हो गई जो अंदर चली गई। तो इसके कारण क्या है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ एडिशन इस पे डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, जो ओरिजिनल एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण ये रिएक्टिविटी होती है कार्बोनिल ग्रुप की, वो डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग में। तो डीलोकलाइज होने से उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जब कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज ही ले रहा, तो नाभिक स्नेही उतनी आसानी से आक्रमण नहीं करेगा। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की जो रेट है वो इसमें कम हो जाएगी। तो ये सब था अपने जनरल रिएक्शन है मैकेनिज्म के साथ। अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसकी मैकेनिज्म देख ली, एसिड कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड, ये सेम रहेंगी रिएक्शंस। जो जनरल रिएक्शन है 2 स्टेप रिएक्शन, ये सभी में वही रहेगी। अपने को जनरल जो बस न्यूक्लियोफाइल इसमें चेंज हो जाएगा। और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो भी अपन ने देख लिया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा और दूसरा क्या देखा, स्टेरिक इफेक्ट। त्रिविमीय बाधा, जैसे जैसे त्रिविमीय बाधा बढ़ती है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे जैसे अपने आपके इलेक्ट्रॉन पे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है उतना ही नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करता है। तो ये कुछ जनरल था रिएक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर अपन इसके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे।